बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ईजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक जो है वो कौन सा है। सो द टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। अभी तक हमने पढ़ा मोशन के बारे में, ठीक है। सो आज का जो टॉपिक है इसमें हम ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे मोशन का। सो ग्राफिकल एनालिसिस बेसिकली हम इसलिए करते हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें। सो यहाँ पर जो है हम अब ग्राफ की डेफिनेशन को देख लेते हैं। सो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरल वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। सो वर्ड पिक्टोरल किससे निकला है? पिक्चर से। सो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरल वे, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम पिक्चर की फॉर्म में अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। किसके बारे में? अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। सो ग्राफ आपको पता है जैसे कि वेरियस क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो है वो रिलेशन शो करने के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ बेसिकली अ पिक्टोरल वे, पिक्चर की फॉर्म में हम अपनी तमाम इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हेन वी डील विद ग्राफ इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? द क्वांटिटीज बिटवीन विच अ ग्राफ इज प्लॉटेड इज कॉल्ड वेरिएबल्स। अब जिन जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान में हम अपने ग्राफ को प्लॉट करेंगे, वो जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। सो यहाँ पर जो है अब हम अपनी एग्जांपल्स को देख लेते हैं और एग्जांपल्स में देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स जो हैं वो कौन से हैं। तो यहाँ पर एक एग्जांपल है हमारे पास, एक्सपोर्ट ऑफ राइस फ्रॉम 2001 टू 2005। अब हमने बात की वेरिएबल्स की। सो हम यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास वेरिएबल्स कौन कौन से हैं। सिंस ये जो ग्राफ है ये हमने प्लॉट किया है इन एक्सपोर्ट की बात हो रही है, एक वेरिएबल हमारा एक्सपोर्ट है और जो दूसरा वेरिएबल जो क्वांटिटी है दैट इज़ ईयर्स के अगेंस्ट जो हम एक्सपोर्ट है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, ठीक है। सो यहाँ पर जो वेरिएबल्स यूज़ हो रहे हैं जिनके दरमियान में हमने अपनी इंफॉर्मेशन को पिक्टोरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, वो कौन कौन से वेरिएबल्स हैं, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं? ईयर्स एंड एक्सपोर्ट। ऑलराइट, सो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। और अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखें तो जो सेकंड ग्राफ है हमारा, ये है रन्स स्कोर्ड बाय अ क्रिकेट टीम, ठीक है। एक क्रिकेट टीम है, उसने जो रन्स स्कोर किए हैं उसके बारे में यह ग्राफ है। सो यहाँ पर अगर हम अपने वेरिएबल्स को देखें कि कौन कौन से हैं, तो द फर्स्ट वेरिएबल इज ओवर्स के दरमियान में प्लॉट हुआ है और जो सेकेंड क्वांटिटी है वो कौन सी है? रन्स स्कोर्ड। सो यहाँ पर हमारे वेरिएबल्स कौन कौन से आ गए? ओवर्स एंड रन्स स्कोर्ड। ऑलराइट, सो यहाँ पर जो है हमारे वेरिएबल्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो कि ग्राफ से रिलेटेड है वो कौन सा है। जब भी हम ग्राफ के बारे में डील करते हैं तो हमारे पास जो डिफरेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको तो हम वेरिएबल्स कहते हैं, ये तो हमने समझ लिया। अब जो क्वांटिटीज़ होती हैं उनमें से एक क्वांटिटी जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है और जो दूसरी क्वांटिटी होती है दैट इज़ डिपेंडेंट क्वांटिटी। सो अब हम देख लेते हैं कि इनका बेसिकली क्या कॉन्सेप्ट है। सो वन ऑफ द क्वांटिटीज़ इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इंडिपेंडेंट, ऐसी क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड नहीं करे, दैट इज़ कॉल्ड इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। एंड द अदर क्वांटिटी द वैल्यू ऑफ विच वेरीज विद द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। अगर आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी की वैल्यू को चेंज करें तो उसके अगेंस्ट आपकी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। सो इट मीन्स कि वो उस पर डिपेंड कर रही है, तो उसे हम बोल देते हैं कि ये डिपेंडेंट क्वांटिटी है। सो जब भी हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे तो हमेशा हमारे पास दो क्वांटिटीज़ होंगी, जिनमें से एक जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी और दूसरी जो है हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होगी? डिपेंडेंट क्वांटिटी। ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पर ईयर्स के अगेंस्ट हमने प्लॉट की अपनी एक्सपोर्ट को। सो अगर हम देखें तो हमारा फर्स्ट ईयर था 2001, उसके बाद हमने 2002 में देखा तो हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई, ठीक है। 2003 की तरफ चलें तो क्या हुआ? हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो मज़ीद बढ़ गई। सो इसका मतलब वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, आइदर दे आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता आइदर वो इंक्रीज़ हो रही है डिक्रीजिंग। बस चेक आपने फ़िलहाल यहाँ पे ये करना है कि अगर आपके ईयर्स चेंज हो रहे हैं तो एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारी चेंज होती जा रही है। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? ईयर्स। और डिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है? एक्सपोर्ट, ठीक है। सो ये से मैंने डी से रिप्रेजेंट किया है। डी बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर डिपेंडेंट क्वांटिटी को और ईयर्स जो हैं यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं
इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को। सो यहाँ से जो है मेरे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो रहा है, और वो क्या है कि जब भी हमारे पास इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्वांटिटी की बात होगी तो हमने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया हुआ है कि जब हमारे पास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है जो कि डिपेंड नहीं करती दूसरे वेरिएबल पर, उसे हमेशा हम लेते हैं एक्स एक्सिस पे, ठीक है, उसे हम हमेशा रखते हैं एक्स एक्सिस पर। कौन सी टर्म? जो कि होती है हमारे पास इंडिपेंडेंट। सो यहाँ पर मैं मेंशन कर रही हूँ कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटी जो होती है वो हमेशा किस पर होती है? एक्स एक्सिस पर। और इसी तरीके से जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है वो ऑलवेज होती है वाई एक्सिस पर। ऑलराइट, सो दिस इज़ अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड कि तब भी हमारे पास जो क्वांटिटी जो है वो चेंज नहीं हो रही होगी, डिपेंड नहीं कर रही होगी दूसरी क्वांटिटी पे, वो हमेशा हम लेंगे एक्स एक्सिस पे, और जो डिपेंडेंट है क्वांटिटी उसे हम ले लेंगे अपने वाई एक्सिस पे। तो ये होगी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो हमारे जो ओवर्स हैं ये इंक्रीज़ हो रहे हैं, यहाँ पर ऐसे ओवर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। सो स्टार्टिंग में जो रन्स थे 0 पे वो 0 ओवर एंड 0 रन्स, देन 10 ओवर्स के बाद हमारे जो रन्स हैं आपने देखा यहाँ से कितने हो गए? 50। इसी तरीके से मैंने 20 ओवर्स के बाद अगर चेक किया हमारा स्कोर तो यहाँ पे राउंड अबाउट 90 कह लें आप, ठीक है। सो यहाँ से हमें बेसिकली समझना क्या है, हमें यहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि ओवर्स गुजरने के साथ साथ हमारे रन्स जो हैं वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इसका मतलब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी कौन सी है हमारी यहाँ पर? ओवर्स। सो दिस इज़ एन इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, और क्योंकि ओवर्स चेंज हो रहे हैं तो इसका इफेक्ट दूसरी क्वांटिटी पर पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली जो है वो रन्स चेंज होते जा रहे हैं। क्योंकि इस ओवर में देखें तो कोई और रन्स आ रहे हैं, 50 ओवर्स पर देखें तो कोई और रन्स आ रहे हैं। सो इसका मतलब अगर हम ओवर्स को चेंज कर रहे हैं तो रन्स ऑटोमेटिकली चेंज हो रहे हैं। सो दिस इज़ अ डिपेंडेंट क्वांटिटी, और इसे हमने लिया है अपने वाई एक्सिस पे। ऑलराइट, सो ये हो गया जी हमारा कुछ ग्राफ के मेन कॉन्सेप्ट्स। और बेसिकली ये आपने इतना याद रखना है कि ग्राफ इज़ अ पिक्टोरल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज़। ऑलराइट, सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्टेंस और टाइम का जो है वो ग्राफ को देखना। इट इज़ यूजफुल टू रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द ग्राफ। जब भी हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में बात करते हैं तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स। और ग्राफ्स की फॉर्म में हम क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि हमारे लिए आसानी होती है, इजीली हम देख सकते हैं कि जो हमारी डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान में क्या रिलेशन है, मोशन किस टाइप की हो रही है, ठीक है। तो जैसे जैसे भी हम मूव करेंगे आगे आपको पता चल जाएगा कि ग्राफ से हम अपनी मोशन का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ तक आपने ये चीज़ अंडरस्टैंड कर लेनी है कि ग्राफ जो है हमारी इन्फॉर्मेशन को आपने देखा जैसे कि पिक्चर की फॉर्म में सारा रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो इसका मतलब ये काफ़ी यूज़फुल हैं ऑब्जेक्ट्स की मोशन को शो करवाने के लिए, ठीक है। सो द टर्म्स distance and displacement are used interchangeably when the motion is in a straight line. So क्या मतलब इस बात का कि अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, let's say this is an object, और वो A पॉइंट से मूव किया है B पॉइंट पे, so this is A point and this is B point. so यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो मूव किया है स्ट्रेट पाथ में। so जैसे कि आपको पता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस क्या होता है हमारे पास? द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन द टू पॉइंट्स। जो डिस्टेंस कवर किया, अगर उसने A से B तक जाना है तो वो कैसे डिस्टेंस कवर करेगा? डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। सो ये जो है हमारा डिस्टेंस है। और इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान मूव करने के डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो भी सेम होगा, डायरेक्ट लाइन यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और ये है जी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। तो हमें यहाँ से क्या पता चला कि डिस्टेंस भी सेम है और डिस्प्लेसमेंट भी सेम है। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे। लेकिन अगर अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ कर्व्ड पाथ की, तो ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से होकर यहाँ तक जाता है A पॉइंट से B पॉइंट तक। तो यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या आएगा? ये वाला पाथ, ये पाथ, ठीक है। और अगर हम उसकी डिस्प्लेसमेंट की बात करें, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट क्योंकि होता है शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, सो ये डॉटेड लाइन से मैं शो करूँ तो ये बनेगा ये। तो डॉटेड वाला जो पार्ट है दिस इज डिस्प्लेसमेंट, और ये जो मैंने एरो की फॉर्म में शो किया दिस इज डिस्टेंस।
सो यहाँ पर जो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट फ़र्क है, लेकिन जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है वो सेम हो जाएंगे। सो इसका मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन में जब ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है तो इसका मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की जो टर्म्स हैं वो आपस में इंटरचेंज हो सकती हैं। सो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्लियर? सो द नेक्स्ट important point is similarly if the motion is in a straight line then the speed and the velocity are also interchangeable। इसी तरीके से भी हमने बात की डिस्टेंस की और डिस्प्लेसमेंट की, और इसी तरीके से अगर हम बात करें स्पीड एंड वेलोसिटी की तो वो भी जब एक ऑब्जेक्ट है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी जो है वो सेम रहेंगे, जस्ट लाइक दिस। जैसे मैंने अभी आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट शो करके दिखाया, इसी तरीके से स्पीड और वेलोसिटी भी जो है वो सेम रहेंगे और अगर ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्लियर? सो द नेक्स्ट इज इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो डिस्टेंस टाइम का ग्राफ होता है हमारे पास, टाइम इज़ टेकन अलोंग हॉरिजेंटल एक्सिस, क्योंकि टाइम जो ज़्यादातर हमारे पास टाइम होता है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो उसे हम लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सो यहाँ पर हम ले लेते हैं टाइम को। और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो होता है वर्टिकल एक्सिस पे, वाइल वर्टिकल एक्सिस शोज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सो यहाँ पर जो है हमारा आ जाता है डिस्टेंस, क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ हमारा डिस्टेंस जो है वो चेंज होता रहता है। सो इसका मतलब टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट है और टाइम को चेंज करने से डिस्टेंस जो है वो चेंज हो रहा है। सो इट मीन्स डिस्टेंस इज़ अ डिपेंडेंट क्वान्टिटी। सो उसे हम ले लेंगे अपने वर्टिकल एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पे। क्लियर? सो अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं मोशन हमारी किस किस टाइप की हो सकती है। द फर्स्ट केस इज़ कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है तो उसका ग्राफ जो है वो कैसा होगा। सो रेस्ट, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है कि रेस्ट है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं कर रहा, उसने कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर नहीं किया। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि उसका डिस्टेंस जो है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि वो तो मूव ही नहीं किया, ऑलरेडी रेस्ट पर है। सो इस केस में क्या होगा, हमारा ग्राफ किस टाइप का आएगा, हमारा जो ग्राफ है दैट इज़ अ हॉरिजॉन्टल लाइन, सीधी लाइन आ जाएगी, क्योंकि उसने जो डिस्टेंस है वो कवर ही नहीं किया। और इसको हम चेक कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर मैं 5th सेकंड की बात करूं तो 5th सेकंड पे मैंने जाके देखा कि मेरे पास क्या डिस्टेंस की वैल्यू थी, सेम ये वाली। देन अगेन मैंने 10 पर जाके चेक किया तो यहाँ पर क्या डिस्टेंस की वैल्यू थी, सेम। लेट्स से कि इसे आप 15 सपोज कर लें। सो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट रह रही है। सो यहाँ तमाम इंटरवल्स पर आपका डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, सेम का सेम है। देखें, ठीक है। सो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर, जब हमारा ऑब्जेक्ट रेस्ट पोजीशन पर आ जाए तो हम ग्राफ में उसे कैसे शो करते हैं, अ लाइन हॉरिजॉन्टल or parallel to the x-axis. A horizontal line parallel to the time axis on a distance time graph shows that the speed of object is 0. ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास क्या पता चल गया कि जब भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पर होगा, मूव नहीं कर रहा होगा, तो हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो क्या जाहिर करेगा कि स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0। क्लियर? सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट मोशन की टाइप की तरफ। सो द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। अगर ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी कांस्टेंट इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। सो यहाँ से जो है हमारे पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सो हर इंस्टेंट पर उसकी स्पीड जो है वो सेम रह रही है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो एक ख़ास किस्म की स्पीड यानी कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। तो इसका ग्राफ अब देख लेते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो किस टाइप का आएगा। सो यस, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ कांस्टेंट स्पीड। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें और अगर आपको मैं समझाने की कोशिश करूं तो इसमें क्या होगा कि टाइम, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, टाइम हम लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस सिंस इट इज़ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। सो टाइम आ गया हमारा एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस जो है हमारा आ गया ऑन वाई एक्सिस। सो 5 सेकेंड्स के बाद मैंने क्या किया, अपने टाइम को चेक किया तो ये कहाँ मीट हुआ, 10 के साथ। ठीक है। सो 5 सेकेंड्स के बाद इसने 10 मीटर का डिस्टेंस जो है वो कवर किया। इसी तरीके से मैंने अगेन 5 सेकेंड्स के बाद चेक किया, क्योंकि 10 - 5 कितना होता है, 5। सो दीज ऑल आर
5 सेकेंड्स, ठीक है, 5-5 सेकेंड के इंस्टेंट बने हुए हैं। सो नेक्स्ट अगेन मैंने 5 सेकेंड्स के बाद चेक किया तो मेरी स्पीड या डिस्टेंस है वो कितना हो गया था 20। तो इसका मतलब हमारा डिफरेंस कितना आ गया 10 का, और यहाँ से भी 0 से लेके 10 तक का कितना डिस्टेंस था 10 का। सो इसी तरीके से मैंने अगेन 10 to 15 वाला जो इंटरवल था उसमें चेक किया तो अगेन मेरी स्पीड जो है वो 20 से 30 हो गई। तो कितने का चेंज आया, यानी कि 10 का। सो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि टाइम का इंस्टेंट सेम है, यानी कि हर 5 सेकेंड के बाद हम अपने डिस्टेंस को चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो सेम आ रहा है, टाइम भी सेम है और डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो भी सेम है। तो इसका मतलब कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। सो जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका जो ग्राफ है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। सो अब यहाँ पर अगर मुझे स्पीड निकालनी है, अभी तो ये डिस्टेंस और टाइम का जो ग्राफ था मैंने उसे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। सो अगर मुझे डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ में से स्पीड निकालनी है, मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने इस ग्राफ का जो है वो स्लोप लेना पड़ेगा। ऑलराइट, सो अगर मैं अपने इस ग्राफ का dt ग्राफ का स्लोप लूँगी तो दैट इज़ इक्वल्स टू स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जैसे कि आपको फॉर्मूले का भी पता है कि d/t इज इक्वल्स टू स्पीड। सो जब हम इस ग्राफ का स्लोप ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगी स्पीड, ठीक है। सो अगर यहाँ से मुझे स्पीड निकालनी हो इस ग्राफ में से तो अब फाइंड आउट कर लेते हैं, देख लेते हैं हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमें क्या करना होगा, इसका स्लोप लेना होगा इस ग्राफ का। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड किसके इक्वल आ जाएगी, स्पीड इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी। अब ये लाइन ए बी है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इस पे 2 पॉइंट्स लिए हुए, लेट्स से द फर्स्ट वन इज ए एंड द अदर वन इज बी। सो यहाँ पर जो है हम इसका क्या लेने लगे हैं, स्लोप। सो स्लोप बेसिकली होता है कि अगर हम ए और बी पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो है हम बेसिकली ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं ताकि हम जो है इसकी स्लोप और साइड्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। स्लोप जैसे कि आपको पता है कि किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑफ EF डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम कौन सा आएगा यहाँ पर, ये वाला C से D तक आएगा, CD का टाइम आ गया, ठीक है। और डिस्टेंस ऑफ EF क्या मतलब कि E और F यहाँ से लेकर यहाँ तक इसने उस टाइम पे कितना डिस्टेंस कवर किया, क्योंकि हम A और B पॉइंट की बात कर रहे हैं। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक उसने कितना डिस्टेंस जो है वो कवर किया, ठीक है। सो अगर हम देखें तो यहाँ से मैंने आपको बताया कि हर इंटरवल जो है वो 10-10 मीटर का है। सो 10 + 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर। सो इसने जो डिस्टेंस कवर किया दैट वाज 20। और अगर आपको ये इसमें कंफ्यूजन हो रही है कि 20 कैसे है, तो आप क्या करेंगे बेसिकली कि हाईएस्ट पॉइंट माइनस लोएस्ट पॉइंट। सो 30 - 10 इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। सो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस हमारा क्या आ गया, 20 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम बिटवीन द 2 पॉइंट्स C एंड D। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है हमें टाइम फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर भी हाईएस्ट माइनस लोएस्ट वैल्यू कर लें। सो 15 - 5 आ जाएगा हमारे पास 10 सेकेंड। तो यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 10 सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। ऑलराइट, सो ये था जी मेथड कि हम अगर अपने ग्राफ से हमें स्पीड फाइंड आउट करनी हो तो कैसे करेंगे। बेसिकली हम 2 पॉइंट्स लेंगे कोई से भी और उनका जो है वो स्लोप ले लेंगे dt ग्राफ में से, तो हमारे पास स्पीड आ जाएगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और हमें दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।